दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 1 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अफगानिस्तान में बड़ा जल्जला, 600 से ज्यादा मौतें, 1500 लोग जख्मी। यमन के हूथी लड़ाकों का इंतकाम शुरू, इस्राएली जहाज पर किया हमला। हिजबुल्लाह को मिल सकती है बड़ी राहत, टल सकता है हथियार सरेंडर करने का फैसला। और गजा सिटी पर इस्राएली हमले जारी, एक दिन में 78 फलस्तीनी शहीद, लाखों लोगों की बेदखली का खतरा बढ़ा। इन हेडलाइंस के अलावा भी कई और अहम खबरें हैं इस शो में, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो मिडिल ईस्ट से बाहर की है। अफगानिस्तान में एक बड़ा जल्जला आया है, बड़ा भूकंप। 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 1500 लोग जख्मी हुए हैं, पूरा मुल्क सदमे में है। अफगानिस्तान के मशरकी इलाकों यानी कि ईस्टर्न इलाकों में आधी रात को आए जल्जले ने तबाही मचा दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक कम से कम 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1500 लोग, 1500 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये जल्जला 6.0 शिद्दत का था, 6.0 इंटेंसिटी का, और इसका जो सेंटर था वो ज़मीन से बस 7 से 8 किलोमीटर नीचे ही था। इसकी गहराई पाकिस्तान बॉर्डर के करीब थी। अर्थक्वेक आते ही मिट्टी और लकड़ी से बने मकान पलक झपकते ही ढह गए। कई गांव पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए, कोई नामो निशान नहीं बचा। तालिबान हुकूमत के बयान के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही कुनार सूबे में हुई। यहां अकेले 610 लोग मारे गए, 1300 लोग जख्मी हुए और सैकड़ों घर तबाह हो गए। वहीं नंगराहर सूबे में 12 मौतें दर्ज की गई हैं, 255 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्जले के झटके पाकिस्तान और यहाँ तक कि भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। अफगानिस्तान के लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। जल्जले से जो लोग मारे गए हैं, जाहिर सी बात है वो अपने पीछे रोते बिलखते लोगों को छोड़ गए हैं और इंसानियत के तौर पर हम इस गम की घड़ी में उनके साथ हैं। अब एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो यमन के लड़ाकों से जुड़ी हुई है। यमन के हूथीज ने बड़ा वार करते हुए एक इस्राएली जहाज पर मिसाइल से हमला किया है। यमन के हूथी लड़ाकों ने अपने वजीर आजम के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया था और ऐलान के चंद घंटों बाद ही एक बड़ा हमला करके इसराइल को सीधा निशाना बनाया। यमनी आर्म्ड फोर्सेज यानी कि YAF के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने खुद ऐलान किया कि उनके फोर्सेज ने इसराइल के तेल ढोने वाले, ऑयल ढोने वाले टैंकर स्कारलेट रे को रेड सी यानी कि लाल सागर में बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है। या सारी के मुताबिक या उनके दावे के मुताबिक मिसाइल सीधे जहाज पर लगी और ये कार्रवाई गजा की मदद के लिए की गई, गजा के सपोर्ट में। हूथीज का कहना है कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, वो इसराइल की मैरीटाइम यानी कि समुद्री नेविगेशन को रोकेंगे और कब्जे वाले फ़लस्तीन के बंदरगाहों तक कोई जहाज पहुंचने नहीं देंगे। ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे ने भी इस हमले की तस्दीक कर दी है। उनका कहना है कि सऊदी बंदरगाह यानबू के करीब इस्राएली जहाज के पास धमाका हुआ। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने यह बताया कि क्रू को पानी में गिरती चीज़ और ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई, यानी कुछ तो जहाज से टूटकर समंदर में गिरा है। जहाज का क्रू महफूज है और जहाज का सफ़र अभी जारी है, ये खबरें हैं। यानी यमन ने सीधा ऐलान कर दिया है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं और इसराइल को हर कीमत पर रोका जाएगा। अब उसके जहाज़ों पर सीधा हमला किया जा रहा है, लेकिन उस जहाज़ का मुकद्दर क्या है, कहाँ से क्या लेकर जा रहा था जहाज़, इसकी डिटेल शायद मैं आपको एक अलग से स्पेशल प्रोग्राम इस हमले पर बना कर दूँ। तो देखते हैं अभी और क्या डिटेल्स आती हैं। अगर डिटेल आएँ तो उस प्रोग्राम को ज़रूर बनाया जाएगा। अब खबर लेबनान से, जहां हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ सकती है। इस्राएली मीडिया मारिव और द जेरूसलम पोस्ट 1 सितंबर को क्या लिखते हैं वो सुनिए, खास तौर से जेरूसलम पोस्ट। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक लेबनानी हुकूमत ने भारी प्रेशर और धमकियों के बावजूद हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने, निहत्था करने का फैसला छोड़ दिया है। वजह बेहद साफ है, ऐसा करने से लेबनान सीधे खाना जंगी यानी कि गृह युद्ध की आग में धकेला जा सकता था। इसी डर से लेबनानी हुकूमत पीछे हटी है। क्या वाकई इसी वजह से हटी है? इस रिपोर्ट के मुताबिक इस हिजबुल्लाह और अमल मूवमेंट, जो लेबनान की 2 सबसे बड़ी शिया तहरीकें हैं, इन्होंने राष्ट्रपति यानी कि सदर जोसेफ औन और वज़ीर आज़म नवाफ सलाम से 2 टूक कह दिया कि हम हथियार नहीं जोड़ेंगे।
छोड़ेंगे नहीं। अमल मूवमेंट जो है उसके लीडर हैं नबी बहरी, उन्होंने ये कहा, उनका बयान सुन लीजिए कि लेबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर जो हैं और अमल मूवमेंट के सरबराह हैं नबी बहरी, उन्होंने साफ साफ कहा कि अमेरिका की डिमांड्स हैं कि हिजबुल्लाह को निहत्था कर दिया जाए, ये डिमांड नामंजूर है। पहले इसराइल कब्ज़ा छोड़े लेबनानी इलाकों में, साउथ लेबनान को तामीर होने दे और इसराइली फ़ौजी कार्रवाई रुक जाए, तब इस मसले पर बात हो सकती है। असल ज़रूरत कौमी डायलॉग की है ताकि इसराइल के मुकाबले एक मुत्तहिद डिफेंस स्ट्रेटजी बनाई जा सके। ये नबी बहरी का बयान है, पार्लियामेंट स्पीकर भी हैं। अमेरिका से रिश्तों में दरार भी इसकी एक वजह हो सकती है। डिप्टी पीएम जो हैं तारिक मित्री लेबनान के, उन्होंने भी हिजबुल्लाह और अमल मूवमेंट के स्टैंड की हिमायत की। वहीं अमेरिकी दबाव और सेनेटर लिंडसे ग्राहम जैसे बयानों ने हालात और बिगाड़ दिए। यहाँ तक कि अमेरिकी एनवॉय टॉम बैरक को अल ख़याम और टायर का दौरा करने से रोक दिया गया। उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर एंटी अमेरिका मुजाहरे भड़क उठे थे। और फिर वो मीडिया वाला मामला जो हुआ था टॉम के साथ, आपको पता ही है, इन्होंने जानवर बोल दिया, फिर अगले दिन माफ़ी मांगनी पड़ी। खैर, नतीजा ये निकला है कि लेबनानी हुकूमत ने हकीकत को मान लिया है कि हिजबुल्लाह एक ग्राउंड रियलिटी है उनके मुल्क में। उसके हथियार छीनने की कोशिश नामुमकिन और ख़तरनाक है। द जेरूसलम पोस्ट में जिस एक्सपर्ट की बात लिखी गई है, उस इसराइली एक्सपर्ट के मुताबिक हालात सिर्फ डायलॉग और इसराइल के कदम पीछे हटाने के बाद ही बदल सकते हैं। यानी इस वक्त के लिए हिजबुल्लाह के हथियार जस के तस रहेंगे और लेबनान इस टकराव को टालने की कोशिश करेगा। यानी इसराइल में बैठे हुए लोग ये समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं कि भले इसराइली हुकूमत नेतन्याहू और वहाँ डोनाल्ड सदर जो हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप जो सदर हैं, उनकी कोशिशें बेकार हैं, हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा। और लेबनान खाना जंगी से बचने के लिए इस शर्त को मानेगा ही मानेगा कि हथियार नहीं डाल सकता हिजबुल्लाह। खैर, देखते हैं क्या होता है। अब बात गज़ा की। गज़ा सिटी पर इसराइल का कहर जारी है और पूरे गज़ा में 78 लोग शहीद हुए हैं कल सुबह से। जबरन बेदखली का ख़तरा बढ़ गया है। गज़ा सिटी जो कभी रिहायशी इमारतों और रौनक से भरा हुआ इलाका हुआ करता था, अब मलबे का मैदान यानी कि फील्ड्स ऑफ रबल बन चुका है। इसराइल ने गज़ा के सबसे बड़े शहरी इलाके पर तबाही तेज़ कर दी है। इतवार की सुबह से अब तक आज 1 सितंबर तक करीब 80 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जिनमें से 32 मासूम लोग सिर्फ खाना लेने की तलाश में निकले थे। गज़ा के अल-कुद्स हॉस्पिटल के पास इसराइली शेलिंग से लगी आग ने टेंटों को निगल लिया। यहाँ पर एक रिमाल मोहल्ला है, वहाँ एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया जिसमें 5 लोगों की मौत एक साथ हो गई, कई लोग जख्मी हुए। एक घर में, एक अपार्टमेंट में कई विक्टिम्स होते हैं। फिलहाल तो अब गज़ा सिटी के लोगों पर जबरन बेदखली का ख़तरा मंडरा रहा है। प्लानिंग्स उसी की चल रही हैं। इसराइल का मकसद बताया जा रहा है कि गज़ा सिटी पर कब्ज़ा करना है, लगभग 10 लाख फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती साउथ की तरफ धकेल देना है और उन्हें सो कॉल्ड कंसंट्रेशन जोन्स में ठूस देना है। कंसंट्रेशन जोन्स में इंसानी बहरान जो है वो लगातार गहराता जा रहा है, मानवीय संकट गहराता जा रहा है। गज़ा पहले से ही नाकाबंदी, भूख और तबाही से जूझ रहा है। अब हालात ऐसे हैं कि लोग खाने पीने के लिए टुकड़ों पर टूट पड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ भी बैठते हैं। हज़ारों परिवार, हज़ारों फैमिलीज़ बेघर हैं, बेआसरा हैं, बेसहारा हैं, लगातार बमबारी के निशाने पर हैं। गज़ा सिटी का नक्शा बदल चुका है, इमारतें ढहाई जा चुकी हैं, सड़कें उजड़ी पड़ी हैं और ज़िंदगियां राख हो गई हैं। ये गज़ा की कहानी है, ये गज़ा की किस्मत है, ये पता नहीं कब तक उनका मुकद्दर है। अब मेहर न्यूज़ एजेंसी की 1 सितंबर की आज की खबर देख लीजिए। ईरान ने कहा है कि IAEA के साथ 3rd मीटिंग जल्द होने वाली है, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई बातचीत रोक रहा है ईरान। तीसरी बैठक जल्द ही जो है अब ऑर्गेनाइज होने वाली है और ईरान के जो न्यूक्लियर एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि IAEA के साथ 2 बैठकें हो चुकी हैं, तीसरी बैठक होने वाली है।
انہوں نے ایجنسی کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کہا کہ ہم لوگ جو ہیں ہمیں یہ ویسٹ کے لوگ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور IAEA کو بھی ویسٹ اپنے انفلوئنس میں لے رہا ہے، اپنے اثر اپنے پریشر میں لے رہا ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، مطلب بڑی بیکار گھٹیا بات ہے۔ اس طریقے سے انفلوئنس میں لے کر، اثر میں لے کر، پریشر میں لے کر اپنے حساب سے فیصلے کروانا یا اپنے حساب سے بلوانا، یہ ویسٹ کی پرانی عادت رہی ہے۔ خیر، آج بولتے ہوئے محمد اسلام جو ایران کے ایٹامک انرجی کے آرگنائزیشن کے چیف ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ IAEA کے مدعے پر جو ہمارا پارلیمنٹری قانون ہے اسی کے بیس پر جتنا بھی منتھن ہے، کام ہے، وہ کیا جا رہا ہے۔ ہم پارلیمنٹ کے دائرے میں رہ کر ہی IAEA کو کوئی اختیار دے رہے ہیں، ایکسس دے رہے ہیں، یا اس سے بات چیت اور میٹنگ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ہم اس سے باہر ہیں ہی نہیں۔ اور یہ سارا جو پھر سے بات چیت شروع ہوئی ہے وہ ایران کے ایک اور جو بوشہر نیوکلیئر پلانٹ ہے اس کو لے کر ہو رہی ہے، اس کی ریفیولنگ کو لے کر یہ معاملہ سارا چل رہا ہے۔ خیر، اسرائیل کی ریٹس واپس اسرائیل پر آتے ہیں۔ اسرائیل کی ریٹس ویسٹ بینک پر بھی لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں۔ کئی لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، سیٹلرز کے اٹیک بھی بڑھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہر عمر کے، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، اب اسرائیلی فورس اور اسرائیلی سیٹلرز کے نشانے پر ہیں۔ یہ بندہ فورن منسٹر جو ہے اسرائیل کا، اسرائیل کیٹس نام ہے اس کا، اسرائیل گیدیون سار نام ہے اس کا، یہ جاتا ہے اور بیان دیتا ہے امریکہ میں اپنے جو ہم منصب ہیں ان کو، امریکہ کے فورن منسٹر کو یا سیکریٹری آف اسٹیٹ کو، مارکو روبیو کو، کہتا ہے کہ ہمارا جو پلان ہے وہ جلدی ہم عمل میں لانے والے ہیں، اور یہ پلان ہے ویسٹ بینک کو اسرائیل میں ملانے کا۔ یہ بیان شیخ چلیوں والے بیان نہیں ہیں، یہ بڑے خطرناک بیان ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل نے صرف غزہ کے علاقوں کو نہیں قبضایا، بلکہ سیریا کے علاقے بھی قبضائے، اور لبنان کے وہ علاقے بھی قبضائے جہاں کبھی حزب اللہ کی توتی بولا کرتی تھی۔ تو 3 ملکوں میں تو انہوں نے علاقے، اسرائیلی فورس نے 3 جگہوں پر قبضہ لیے ہیں۔ اب اگر یہ ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کی بات کر رہے ہیں، تماشا تو بہت ہوگا، لیکن توقع کسی سے نہیں کہ کوئی بول پائے گا یا کچھ کر پائے گا۔ یہ بات اسرائیل کو بھی پتہ چل چکی ہے۔ عرب، غیر عرب، کوئی بھی ہو، خاص طور سے عرب کنٹریز کی بات کروں میں، تو وہ بھی نہیں کچھ کر پائیں گی۔ کیا کریں گی؟ سب اپنے اپنے چکر میں ہیں۔ تو یہ چیز اس کی صحیح بھی ہو سکتی ہے، کوئی مطلب بڑی بات نہیں ہے کہ اٹھا کر ویسٹ بینک کو انیکس کر لیں۔ خیر، ابھی یہ UK پلیجز نیو سپورٹ فار وومن اینڈ گرلز ان غزہ، یونائٹڈ کنگڈم کا الگ ہی سر چل رہا ہے۔ اب یہ غزہ کی عورتوں اور لڑکیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیٹاسٹروفک کرائسس سے بچانے کے لیے کچھ انہیں فنڈ کے ذریعے مدد کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ اس میں غزہ کی عورتوں اور لڑکیوں کے لیے، خاص طور سے ان کے لیے جو پریگننٹ ہیں، نیو مدرس ہیں، اور ہزاروں ایسی عورتیں اور لڑکیاں ہیں جن کے مینسٹرل ہائیجین کٹس کی ضرورت ہوتی، ان سب کے لیے UK مدد کرے گا۔ اچھی بات ہے۔ ادھر رافیل کے پارٹس بھیجے گا، ہتھیار بھیجے گا، اور ادھر یہ سب کیا۔ محمد حمدان دگالو took oath of office in South Darfur statesman۔ اب یہ سب سوڈان کی خبر ہے۔ جو وہاں کے باغی لیڈر ہیں، انہوں نے ہیڈ آف پیرلل گورنمنٹ کے طور پر اوتھ لے لی ہے، شپت لے لی ہے سوڈان میں۔ مطلب اب یہ اپنی بھی پیرلل حکومت چلائیں گے، جیسے یمن میں ہوتھیز کی پیرلل حکومت چل رہی ہے۔ وہاں کی ایک آفیشیل حکومت ہے جسے UN مانتا ہے، جسے دنیا مانتی ہے، اور ایک ہوتھیز کی حکومت ہے جو سیز فائر کے، جو خانہ جنگی کے بعد کچھ علاقوں پر جو قبضہ کیا ہوتھیز نے، تو وہاں سے وہ اپنی پیرلل حکومت چلاتے ہیں۔ ویسے ہی سوڈان میں انہوں نے بھی اپنی پیرلل حکومت بنا لی ہے، اور یہ پیرلل نظام اپنا چلائیں گے۔ RSF والے انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ محمد حمدان دگولو RSF کے کمانڈر ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ حکومت کتنے دن ایسے چلتی ہے۔
فی الحال بہت بہت شکریہ. یہ تھی کچھ اپڈیٹس. امید یہ کرتے ہیں یہ شو آپ کو پسند آیا ہوگا. سلامت رہیے, خوش رہیے.